नमस्कार मित्रों, आपके इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिशन संस्कृत ज्ञान इस प्लेटफॉर्म पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको संस्कृत की क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले हमने व्यंजन संधि आपको कंप्लीट करवाई है, आपने अच्छे से देखा होगा, आपको उससे लाभ मिल रहा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज दोस्तों हम यहाँ पर विसर्ग संधि स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर, जैसे बहुत सारे हमारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमें BSTC के बारे में बताइए, कोई कह रहा PTT में हमारे संस्कृत आती है उसमें आप पढ़ाइए। दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक कॉमन है, जैसे कि संधि है, सब जगह आती है। आप BSTC की तैयारी करो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रीट की तैयारी आप कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, क्योंकि मैं यहाँ पर वही स्तर लेके चल रहा हूँ जो सबको कवर करता है। ठीक है, इसलिए आप ये क्लासेज देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लो स्कूल स्तर के बच्चे हैं तो उनके थोड़ा कम मैटर रहता है, तो आपको ये पूरे सूत्र नहीं देखने हैं। इसमें लगभग 2-3 सूत्र जो स्टार्टिंग में हम बताते हैं वो ही आपके लिए काम के होते हैं, उससे आपका काम चल जाता है। लेकिन हम क्या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लेवल तक यहाँ पर आपको बताते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, इसको अभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्लास उपलब्ध करवाते हैं। 1151 में सेकंड ग्रेड का कोर्स हम दे रहे हैं। इसके अलावा रीट का 599 में हम पूरा कोर्स दे रहे हैं। तो जरूर से आपको ज्वाइन करना है। ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल है और ये दोनों को आप ज्वाइन करें फटाफट। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं हम। विसर्ग संधि आपको हम बताने वाले हैं। विसर्ग संधि में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस संधि के अंदर आपको विसर्ग के स्थान पर कार्य करना होगा। यानी विसर्ग के स्थान पर अनेक प्रकार से हम कार्य करेंगे। जैसा जैसा हम कार्य करेंगे उसी के आधार पर हम उस संधि का नामकरण कर देंगे। जैसे हमने आपको पहले भी कहा कि संधि में आपको यही ध्यान रखना है कि जैसा उसमें हम काम कर रहे हैं, काम के हिसाब से ही संधि का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम विसर्ग के स्थान पर ही काम करेंगे। कभी कभी विसर्ग को रे हो जाता है, यानी कि रेफ, यहां पर रेफ कहा जाता है रे का। कभी कभी विसर्ग का से हो जाता है। ठीक है, कभी कभी विसर्ग का लोप हो जाता है, कभी कभी विसर्ग का विसर्ग भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आदि कार्य होते हैं आपके विसर्ग के स्थान पर। लेकिन कुछ नियम होते हैं कि कब हमें रे करना होता है, कब हमें से करना होता है, कब हमें लोप करना होता है, कब हमें विसर्ग का विसर्ग करना होता है। ये नियम हमें समझने हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है विसर्ग संधि। तो ऐसे करके आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों का जब मेल किया जाता है तो वहां पर विसर्ग संधि कहलाती है। यानी विसर्ग के साथ में, जैसे ये विसर्ग है, इधर विसर्ग के साथ में या तो स्वर का मेल होगा या फिर व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको मिल सकती हैं। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि में क्या होने वाला है, विसर्ग संधि में कैसे हम काम करेंगे। अब इसमें आपको हम बताते हैं कि विसर्ग संधि में यदि प्रकार की बात आए या भेद की बात कहीं पर आती है तो वैसे आपको मिलेगा नहीं कहीं पर भी कि भाई विसर्ग संधि इतने प्रकार की होती है, विसर्ग संधि के इतने भेद होते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन काम के हिसाब से हमने यहां पर 5 जगह बांटा इसको। यानी जो जो काम इसमें होते हैं, काम के अकॉर्डिंग इसको हमने 5 जगह बांट दिया। तो हम यूं कह सकते हैं कि विसर्ग संधि के 5 भेद हमने काम के आधार पर बना दिए हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से हैं उसको मैं आपको यहां बता रहा हूं, तो आप नोट कर सकते हैं। विसर्ग संधि के भेद, ठीक है, ये हमने काम के आधार पर भेद बताए हैं। ठीक है, काम के आधार पर हमने इनको विभाजन किया है। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है सत्व संधि। क्या लिखेंगे? सत्व संधि। ठीक है, 2 नंबर पे लिखेंगे उत्व संधि। 3 नंबर पे लिखेंगे ऋत्व संधि। ठीक है,
रुत्व संधि, ठीक है, रुत्व या फिर रेफ हम कहते हैं रे को, ठीक है, कहने का मतलब विसर्ग का रे हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर आप लिखेंगे विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप संधि, और एक आप लिखेंगे विसर्ग लोप दीर्घ संधि, विसर्ग लोप दीर्घ संधि। ऐसे करके मित्रों यहां पर 5 प्रकार हमने आपको बताए हैं संधि के काम के आधार पर। वैसे कोई प्रकार इनके अलग से फिक्स नहीं किए गए हैं कि विसर्ग संधि के इतने प्रकार होंगे, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये तो हमने काम के आधार पर डिसाइड किया है। एक तो इसमें सत्व संधि होगी, यानी कि विसर्ग के स्थान पर यहां पर से किया जाएगा। ये आपका जो दंत सकार है ये विसर्ग के स्थान पर किया जाएगा, तो नाम रख दिया सत्व संधि। इसी तरह से यहां पर उत्व संधि में विसर्ग का ऊ किया जाएगा, यहां पर रेफ किया जाएगा, विसर्ग का रे बनाया जाएगा, यहां पर विसर्ग का लोप किया जाएगा, और यहां पर विसर्ग लोप दीर्घ संधि, यानी कि यहां पर अण को दीर्घ किया जाएगा। ऐसे करके यहां पर हमारे 5 प्रकार हो जाते हैं विसर्ग संधि को लेकर के। इन पर हम काम करेंगे, इनको हम समझेंगे, इनको पढ़ेंगे। इससे बाहर आपके कोई भी एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको समझना है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सत्व संधि के बारे में पूरी डिटेल। सत्व संधि में क्या क्या नियम होते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या इसमें विशेष अपवाद के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है, सारी बात यहां पर आपको समझाई जाएगी एकदम सरल तरीका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों इसको हम साफ कर देते हैं, इसके बाद में हम आगे आपको एक एक करके सूत्र बताते हैं। हम आपको यहां पर बता रहे हैं सत्व संधि, यानी कि विसर्ग को से कैसे कैसे होता है, ये हमारी संधि रहेगी। सभी नोट करेंगे सत्व संधि, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा सत्व संधि। इसमें हम समझेंगे कि विसर्ग के स्थान पर से कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहला सूत्र हम पढ़ेंगे, देखिए सूत्र नोट करें, विसर्जनीयस्य से है, विसर्जनीयस्य से, ये मित्रों हमारा पहला सूत्र रहेगा। क्या है? पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य से, ये हमारा पहला सूत्र है। सूत्र का अर्थ समझेंगे, इसके बाद में उदाहरण समझेंगे। ज्यादा कठिन नहीं है इसमें, क्योंकि पहले आप व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं, इसलिए फटाफट समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, जिससे कि आपको तुरंत दिमाग में फिट हो जाएगा। इसका मतलब है, देखिए दोस्तों अर्थ में बता रहा हूं, विसर्ग मिलेगा आपको इधर, विसर्ग के बाद में यदि खर मिलता है, इसका मतलब है खर परे विसर्गस्य स्थानस्य भवति। यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार मिले, खर का मतलब क्या होता है बताइए? आपको हमने पहले बहुत बता दिया है खर के बारे में कि खर क्या होता है। खर का मतलब होता है मित्रों पहला वर्ण, दूसरा और आपके तीनों प्रकार के जो से होते हैं वो खर के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा खर प्रत्याहार है। विसर्ग के बाद में यदि खर वर्ण मिलता है तो आप विसर्ग के स्थान पर से कर लेते हैं। यही इस सूत्र का अर्थ है मित्रों, आप इसको नोट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं उस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। लिखिए, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण मिले तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, विसर्ग को हम से कर देंगे, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है यथा प्राप्त संधि कार्य भी होगा, संधि कार्य भी होगा। ये आपको खुद को सोचना होगा, यथा प्राप्त संधि कार्य भी होगा। जब आप विसर्ग को से कर दोगे, उसके बाद में यदि किसी संधि का काम प्राप्त हो रहा है तो आपको वो काम भी करना होगा।
अब ये तो आपको यदि संधि के नियम ध्यान होंगे तो तुरंत आप पहचान लोगे कि यार यहां तो ये वाली संधि होगी, तो आप वहां पर वो वाली संधि करोगे। वैसे यहां पर मोस्टली आपको यहां पर ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि का ही केस मिलेगा, ये ही आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों। इसलिए ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण समझाता हूं आपको कि किस तरह से हम विसर्ग को से करते हैं। जैसे हमने लिखा नमः धन ते। अब देखो पहले सूत्र को आप लगाइए इसमें कि सूत्र इसमें आपका लग रहा है अथवा नहीं। हमने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको विसर्ग देखना है, ये आपका विसर्ग रहा, मिल गया सबको। इसके बाद में हमने कहा कि भाई आपको विसर्ग के बाद में खर मिलना चाहिए, और खर में हमने कहा कि पहला दूसरा और तीनों प्रकार के शय, इनको हम खर कहते हैं। तो यहां पर तय आ रहा है दोस्तों। अब तय आपका पहला वर्ण है तो ये खर में आता है, तो आप क्या कर लोगे, यहां पर विसर्ग दिख रहा है ना, इस विसर्ग के स्थान पर से कर लोगे। क्या कर लोगे, से। इस तरह से आप इसके स्थान पर से कर लोगे। अब आप बताइए यहां पर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा दोस्तों नमस्ते। क्या बनेगा, नमस्ते बन जाएगा। इस तरह ये हमारा रूप बन जाता है, नमः धन ते बराबर नमस्ते। हमने विसर्ग के स्थान पर से कर दिया, रूप बन गया नमस्ते। इस तरह और भी उदाहरण आप बना सकते हो। अब यहां पर आपको देखना है कि हमने विसर्ग को से कर दिया, यदि यहां पर और कोई भी संधि का नियम प्राप्त हो रहा है तो वो भी आपको करना होगा, ये आपको पहचान करनी है। अभी यहां फिलहाल में कोई भी नियम नहीं लग रहा तो हमारा शब्द बनके तैयार हो जाता है। ऐसे हम इसमें और भी उदाहरण आपको बताते हैं, 7-8 उदाहरण हम आपको और बताएंगे जिसमें आपको पहचान करनी है कि और कौन सा कार्य हो रहा है। तो चलिए उदाहरण समझते हैं। इतना नोट कर लो, इसको अच्छे से लिख लीजिए आप, क्योंकि इसमें हमने एकदम अच्छे से समझा दिया आपको। चलिए उदाहरण समझते हैं दोस्तों। इसके हम उदाहरण समझते हैं, जितने भी उदाहरण हैं उनको एक एक करके हम आपको बताएंगे यहां पर किस तरह से बनेंगे। देखिए जैसे हमने पहले सूत्र आपको समझाया था कि विसर्ग के बाद में यदि खर मिलता है तो विसर्ग को से कर देना है, और इसके अलावा यदि कोई भी संधि प्राप्त हो रही है तो वो भी आपको काम करना होगा। यहां देखेंगे विसर्ग सब जगह आपको मिलेगा, सारे उदाहरणों में यहां पर विसर्ग है, और आगे इधर आपको सब जगह पर खर मिलेगा। खर का मतलब पहले बता दिया है, पहला दूसरा है और तीनों प्रकार के शय, इनको हम कहते हैं खर। तो यहां पर तय मिल रहा है तो आप विसर्ग को कर लेंगे से, तो बन जाएगा नमस्ते। इस तरह से बन गया नमस्ते। यहां पर देखो विष्णु हूं धन त्राता, तो यहां पर विसर्ग है, इधर तय आ रहा है, त्राता में तय आ रहा है ना यहां, तो यहां बन जाएगा विष्णुस त्राता। ऐसे विष्णुस त्राता इस तरह से बन जाता है। यहां पर है हरि ही त्रायते, यहां पर विसर्ग आ रहा है, इधर त्रायते में तय आ रहा है, तो यहां बन जाएगा हरिस त्रायते, हरिस त्रायते। इस तरह से बन जाएगा। आगे है ज्योति ही धन चक्रम। अब यहां पर देखेंगे मित्रों विसर्ग आ रहा है, इधर आपका चे आ रहा है, चे आपका पहला वर्ण है तो ये खर में आएगा, तो यहां बना लेंगे आप विसर्ग को से, तो इस तरह से बन जाएगा ज्योति ही और से, आगे है चक्रम। अब आप देखेंगे कि इस जगह पर आपका संधि कार्य प्राप्त हो रहा है। यहां पर दोस्तों ष्टुत्व संधि का नियम लग रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर शय और चय का योग होने पर ष्टुत्व संधि होती है, हमने आपको पढ़ा रखा है, जैसे कि कष्टित बनता है, पुनश्च बनता है, इस तरह के उदाहरण हमने आपको उसमें समझाए हैं। तो यहां पर आप करेंगे ष्टुत्व संधि का कार्य। अब तो यहां ये जो से दिख रहा है आपका दंत्य सकार, इसकी जगह कर देंगे आप तालव्य सकार, तो इस तरह से बन जाएगा आपका ये रूप। ऐसे लिख दो इसको, ऐसे ज्योतिष चक्रम ऐसा बनेगा ये, इसको ध्यान रख लेना ऐसा क्यों बना। यहां पर हमने ष्टुत्व संधि का कार्य किया, इसलिए आपका ये वाला जो से था ना, ये बन गया आपका ये वाला, यानी कि तालव्य सकार में चेंज हो गया। आगे है पुनः है धन चे। अब यहां पर देखो विसर्ग को से करेंगे, आगे आपका चे आ रहा है,
तो यहां पर भी इष्टुत्व संधि होगी। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं तो यहां पर बन जाएगा पुनश्च, इस तरह से, क्योंकि च आगे बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से इष्टुत्व कार्य हो जाएगा। यहां पर है मुनि धन तू, अब यहां पर नहीं होगा तो यहां पर विसर्ग को से बना लेंगे आप, यहां बना लेंगे मुनिस्तु, ऐसे मुनिस्तु बन जाएगा। इसी तरह यहां पर देखेंगे सर्प है धन सरति, सर्प है धन सरति, यहां पर विसर्ग आ रहा है, यहां पर से आ रहा है, ठीक है। यहां पर इष्टुत्व कार्य नहीं होगा तो सिंपल है, यहां पर बनाएंगे सर्पस सरति, इस तरह से सर्पस सर्पस सरपति, ऐसे सर्पस सरपति, इस तरह से बन जाएगा। आगे है हरि ही धन चंद्र है, यहां पर इष्टुत्व कार्य हो जाएगा क्योंकि यहां पर चे आगे आ रहा है, तो यहां पर बना लेंगे आप हरिश्चंद्र है, इस तरह से हरिश्चंद्र है, ठीक। यहां पर देखो धनु विसर्ग आ रहा है, इधर टंकार है, यहां पर टे आ रहा है। दोस्तों यदि टे सामने बैठा हुआ है तो समझ जाना इष्टुत्व संधि का काम होगा यहां पर, तो यहां पर इष्टुत्व संधि हो जाएगी आपकी। जैसे आपको देखो धनु के आगे विसर्ग है, उसको हम से कर लेंगे, इसके बाद में आगे आपके टंकार है लिखा हुआ है, तो हमने कहा कि भाई आगे आपको टे मिलेगा तो इस जगह इष्टुत्व संधि का नियम लग जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर जो शय दिख रहा है इसका मूर्धन्य शकार बन जाएगा इस वाले से का, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे मूर्धन्य शकार, इस तरह से धनुष्टंकार है, ऐसा रूप बनेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका मूर्धन्य शकार बन जाएगा। इसी तरह यहां देखो चतुः धन टीका, यहां टे मिल रहा है तो यहां पर भी आपका मूर्धन्य शकार होगा, तो यहां बनेगा चतुष्टीका, इस तरह से बन गया चतुष्टीका। तो यहां पर आपने देखा मित्रों, यहां पर सारे उदाहरण हमारे अच्छे से समझ में आगे होंगे। नमः ते बन जाता है विष्णुस्त्रायते, हरिस्त्रायते, यहां पर ज्योतिष चक्रम जो है यहां पर इष्टुत्व कार्य करना होगा। विसर्ग को आप से तो कर लेंगे यहां पर ये वाला, ठीक है, लेकिन अब से कि आगे च बैठा हुआ है तो यहां पर इष्टुत्व कार्य हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये से आपका तालव्य शकार में बदल जाएगा। पुनः धन च है तो यहां पर च मिल रहा है तो यहां पर भी इष्टुत्व कार्य हो जाएगा। मुनि धन ते तू है तो यहां इष्टुत्व कार्य नहीं होगा क्योंकि यहां पर ते आ रहा है, तो मुनिस्तु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुनिस्तु। इसी तरह आपके सारे उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये हमारा विसर्जनीय से सूत्र कंप्लीट हो जाता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद में हम अगला सूत्र आपको बताते हैं। क्रम से आपको लगभग 4-5 सूत्र हम बताएंगे, तब जाकर के हमारी पूरी क्लियर हो जाएगी सत्व संधि। उसके बाद में कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो इसको आप नोट कर लें, अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको समझना है वैसा आप कर लीजिए, बस समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से आप डाउनलोड करें और इसमें क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला सूत्र समझते हैं। चलिए मित्रों अगला सूत्र देखते हैं। एक सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, सूत्र नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं। दूसरा सूत्र है हमारा, एकदम आसान है, वाशरी। ये सूत्र है हमारा वाशरी। सूत्र एकदम आसान सा है, इसमें कोई ज्यादा कठिन काम आपको नहीं होगा। देखिए ये कह रहा है आपका कि वा का मतलब होता है विकल्प से। ये जो सूत्र काम करेगा मित्रों, ये करेगा विकल्प से। जहां भी विकल्प का नाम आ जाए समझ जाना 2 रूप बनेंगे आपके, ठीक है, वहां पर आपका डबल काम होगा। एक तो ये जो सूत्र करेगा वो तो होगा ही, इसके अलावा जो जो काम प्राप्त होगा वो निश्चित रूप से आपको करना होगा। शर परे रहते, देखो ये विसर्ग मिलेगा, विसर्ग के बाद में आगे आपको शर देखना है। यदि विसर्ग के बाद में शर मिलता है तो ये कह रहा है कि विसर्ग को आप विसर्ग ही कर ले, लेकिन ये काम कैसे होगा? विकल्प से। यही इस सूत्र का अर्थ है। ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद में शर यदि पर में हो तो आपको विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करना है विकल्प से। विसर्ग के बाद में शर परे हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि एक बार विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होगा। इसके अलावा यथा प्राप्त जो जो संधि का काम प्राप्त होगा वो भी आपको करना होगा। इस बात का ध्यान रख लेना है। तो आप सूत्र का अर्थ नोट कर लो सभी। ये आपका शॉर्ट में है, इस शॉर्ट में जो लिखा हुआ अर्थ है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं।
हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। विसर्ग के बाद में शर हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं और भी बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं एक सूत्र को समझाते हुए। जैसे हमने लिखा यहां पर सर्प है सरती। देखो ये हमारा एक उदाहरण है, सर्प है सरती। हमने कहा कि वही विसर्ग मिलना चाहिए, विसर्ग मिल गया। हमने कहा कि आपका शर मिलना चाहिए, शर भी मिल गया। शर का मतलब होता है आपके तीनों प्रकार के जो श हैं इनको हम कहते हैं मित्रों शर। तो इसमें आपका से आ रहा है दंत्य सकार, तो इसका मतलब ये शर है। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर आप क्या कर लेंगे, विसर्ग कर लेंगे, लेकिन कैसे, विकल्प से। जैसे ही विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करेंगे तो ये बनेगा सर्प है सरती, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और भी काम प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर अभी जस्ट हमने पहले एक सूत्र बताया था विसर्जनीय से। ठीक है, वो कहता है कि आगे यदि खर वर्ण हो, क्या, खर वर्ण, यदि आगे खर वर्ण हो विसर्ग के आगे तो आप विसर्ग को से कर लेना। ये हम पहला सूत्र आपको पढ़ा चुके हैं। खर क्या होता है वो भी बता दिया। तो ये से आपका खर में आता है तो आप विसर्ग को से बना लोगे। ये आपको यहां काम करना होगा। इसका मतलब एक रूप और बनेगा और वो बनेगा सर्पसरती। इस तरह से आपका रूप बनेगा। ये दो रूप आपके बनेंगे मित्रों ऐसे। यदि यहां और कोई संधि प्राप्त हो रही होती तो वो आपको करनी है ऐसे। तो इतना आप नोट करिए, इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। आप जैसा आपको अच्छा लग रहा है, जैसा समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप इसको लिख लीजिए अपनी इस तरह से। दोस्तों ये आपको अच्छे से अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब इसके मैं उदाहरण और भी समझाता हूं जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, साफ सुथरा, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए और उदाहरण बताते हैं आपको इसमें एक आध, इतना नोट करिए आप पहले। चलिए मित्रों, अब हम आपको वाशरी सूत्र के कुछ उदाहरण समझाते हैं। ठीक है, हमने अर्थ आपको बता ही दिया है कि विसर्ग के बाद में यदि आपको शर मिलता है, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर आप विकल्प से विसर्ग कर लेंगे। ये इसका एक सिंपल सा अर्थ है। कैसे करेंगे, विसर्ग के स्थान पर विकल्प से करेंगे, यानी कि और भी काम प्राप्त होगा तो वो भी करना होगा। यहां पर देखिए मित्रों, सर्प है धन सरती, ये मैं आपको समझा चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर्प। जब आप विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करोगे तो सबसे पहले बनाएंगे आप सर्प है धन सरती, इस तरह से। अब अन्य कार्य क्या प्राप्त होगा, हमने पहला सूत्र बताया था विसर्जनीय से, उससे विसर्ग के स्थान पर से कर लेंगे तो बना लेंगे सर्पसरती। इस तरह से आपका दूसरा रूप भी बन जाता है। क्लियर, आगे चलिए। आगे उदाहरण है हरि ही धन शेते। अब यहां देखना, हम विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करेंगे तो आप रूप बनाएंगे हरि ही शेते, ऐसे बन जाएगा। अब आगे क्या करेंगे आप, आगे वही अभी जैसे हमने यहां किया, विसर्ग को से बनाएंगे और आगे आपका ये वाला श दिख रहा है तो यहां पर स्तुत संधि का नियम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्तुत संधि का नियम। तो आप लिखेंगे यहां पर हरिष्येते, ऐसे। इसमें कोई कठिन नहीं है, आपको यदि दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई भी। आगे चलिए, नृप है षष्ठ है। यहां पर भी देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले विसर्ग करेंगे विसर्ग के स्थान पर, तो लिखेंगे नृपः षष्ठ है, यूं की तो यहाँ जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे विसर्ग को हम से बनाएंगे, ठीक है, उसी सूत्र से विसर्जनीय से। और आगे लिख रहा है आपका मूर्धन्य षकार, तो यहां पर ष्टुत संधि हो जाएगी। कहने का मतलब विसर्ग के स्थान पर आपका हो जाएगा से और से के स्थान पर हो जाएगा मूर्धन्य षकार। तो यहां बनेगा इस तरह से नृप षष्ठ है। जैसे आप राम षष्ठ बनाते हैं ना, उसी तरह यहां पर नृप षष्ठ बन जाएगा। पूरा है धन सर है। अब यहां पर देखेंगे तो आप बनाएंगे सबसे पहले पूरा है और सर है। पूरा है सर है, ये हमने विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर दिया। फिर आगे हम विसर्ग को से करेंगे तो बना लेंगे पूरा सर है। अब यहां पर और कोई संधि प्राप्त हो नहीं रही है तो ऐसे कैसे आ जाएगा। आगे है नीहि धन शुल्कम, तो यहां पर नीहि विसर्ग आ रहा है तो सबसे पहले आप लिखेंगे नीहि शुल्कम, इस तरह।
ये हमारा एक रूप हो गया। अब इसके बाद में आगे क्या करोगे आप, विसर्ग को से करेंगे। अब यहां पर तालव्य शकार आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्तुत संधि लगेगी आपकी। तो यहां स्तुत संधि से क्या होगा, ये वाला जो से है ना, ये वाला, इसकी जगह आपका ये वाला श हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा निःशुल्कम। इस तरह से देखो, निःशुल्कम ऐसे बनेगा, ये निःशुल्कम। क्लियर है? इस तरह से ये आपका रूप बन जाएगा। आगे चलिए, निधन स्वार्थ है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो आप बनाएंगे निस्वार्थ है, निस्वार्थ है बन गया। अब आगे करेंगे आप विसर्ग के स्थान पर से, तो बना लेंगे आप निस्वार्थ है। इस तरह से बना लेंगे, दो रूप हो गए। इसी तरह आगे चलो, चतुहु षष्टिहि, तो सेम बनेगा चतुहु षष्टिहि। ये हमारा सूत्र काम कर गया ना, वाशरी। तो इसने कहा कि भाई विसर्ग के स्थान पर आप विसर्ग करो, क्योंकि शर बाद में बैठा हुआ है, लेकिन कहा कि विकल्प से करना है तो अन्य कार्य भी हो जाएगा। तो यहां पर आपका ष्टुत्व कार्य हो जाएगा, बन जाएगा चतुष्षष्टिहि। जैसे कि हमने अभी रामषष्ठ्य बनाया था, नृपषष्ठ्य बनाया था, ऐसे चतुष्षष्टिहि ऐसा रूप बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा वाशरी सूत्र कंप्लीट। इसके सारे उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, इधर से देखिए। पहला है आपका सर्प है सरति, बन गया आपका सर्प है सरति, और एक बार हमने विसर्ग को से बना दिया। आगे हरि ही धन शेते है, तो यहां पर हरि शेते बन गया। फिर आगे हमने विसर्ग को से बनाया, फिर उसके बाद में स्तुत संधि से हमने से के स्थान पर किया तालव्य शकार, ये दिख रहा है ना आपको। तो हरिश शेते बन गया। यहां पर है नृपहधन षष्ठ है, तो यहां पर इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पर मूर्धन्य शकार आ रहा है, तो यहां पर ष्टुत संधि प्राप्त होगी। तो ष्टुत संधि से हमारे दो रूप बन गए। तो एक तो ये बन ही रहा है, एक हमारा बन जाएगा नृपषष्ठ है। आगे पुरहधन सर है, पुरः सर है, पुरस्सर है। आगे है निःशुल्कम, निःशुल्कम, निःशुल्कम। और दो उदाहरण हैं आपके, निस्वार्थ है, निस्वार्थ और निस्वार्थ है। चतुष्षष्टिहि, चतुष्षष्टिहि। इस तरह हमारे सारे उदाहरण बन जाते हैं। अब हम आपको अगला सूत्र बताते हैं मित्रों। तो चलिए इतना नोट करिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोई भी दिक्कत रहती है तो आपको हम पूरा समाधान करेंगे, आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं अगला सूत्र। अब हम आपको तीसरा सूत्र बता रहे हैं, एकदम आसान सूत्र है, लिखें सभी। शर परे विसर्जनीय, ये हमारा सूत्र है। शर परे विसर्जनीय है, ये क्या है, सूत्र है। इसको चलिए दोस्तों अब इस सूत्र का मैं अर्थ समझाता हूं। एकदम सिंपल तरीका से अर्थ बता रहा हूं, जिससे कि आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं विसर्ग लिख रहा हूं। आपको पहले ही कहा कि हमने विसर्ग संधि में सारे काम विसर्ग के स्थान पर होने हैं, तो सबसे पहले विसर्ग ही आपको ढूंढना होता है। विसर्ग के बाद में आपको देखना है खर, और खर के बाद में शर देखना है। तो इसको हम कह सकते हैं शर परक खर, यानी ऐसा खर जिसके बाद में शर प्रत्याहार हो। समझे बात? कहने का मतलब है पहले आपको खर मिलेगा, उसके बाद में शर मिलेगा। इस तरह की कंडीशन आपको विसर्ग के बाद में मिलनी चाहिए। यदि मिलती है तो आप क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर लेंगे। यही इस सूत्र का अर्थ है मित्रों। ठीक है, आप खर भी जानते हैं, पहला दूसरा वर्ण होता है, और आपके तीनों प्रकार के शय आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये तो आपका हो जाता है मित्रों क्या, खर। और इसके बाद में शर आप जानते ही हैं, शर का मतलब होता है तीनों प्रकार के शय, ऐसे। तो ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी, ऐसे समझो आप। यानी इनमें से पहला दूसरा वर्ण कोई भी मिल सकता है, या फिर तीनों से में से कोई भी मिल सकता है। इधर आपको केवल तीन ही से हैं, इनमें से कोई भी एक मिल जाएगा। तो आप समझ लेना कि ये वाली कंडीशन है, तो आप विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर लेना। क्लियर? उदाहरण समझो। उदाहरण है इसका, देखिए इसका उदाहरण है कह धन इत्सरुहु, कह धन इत्सरुहु, ये उदाहरण है। अब देखो आप, एक उदाहरण और लिखूं मैं। घना घन है, धन क्षोभण है।
घना घन है, धन क्षोभण है। क्या है? घना घन है, धन क्षोभण है। अब दोनों उदाहरण समझते हैं, दो ही उदाहरण बहुत हैं, ये दो समझ जाते हो तो कितने भी आप बना सकते हैं। हमने कहा कि भाई सबसे पहले विसर्ग ढूंढना है, विसर्ग मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी विसर्ग मिल गया। आगे अब आपको समझना है ये वाली कंडीशन। हमने कहा कि सबसे पहले खर ढूंढो, तो खर में आता पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। ये देखो पहला वर्ण आ रहा है तय, ठीक है। तय के जस्ट बाद में आपको शर मिलना चाहिए। हमने कहा कि भाई शर में सिर्फ 3 ही वर्ण आते हैं, तीनों प्रकार के से, तो यहां पर आपको मिल रहा है से। इसका मतलब हुआ कि खर के बाद में आपको शर मिल गया, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर मिल रहा है क्ष। आपको पता है कि जो क्ष है दोस्तों, ये बनता है क और श से मिलकर के, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपका क मिल रहा है, उसके बाद में श मिल रहा है, क्योंकि क आपका पहला वर्ण है तो खर में आ जाएगा, और ये वाला श आपका शर में आ जाएगा। तो यहां पर भी खर के बाद में शर है, तो यहां पर भी आपका ये सूत्र काम करेगा। तो यहां करना क्या है? कुछ नहीं, केवल आपको विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर देना है, तो बन जाएगा यहां पर कहत्सरुः। इस तरीका से यहां बन जाएगा घना घन है, क्षोभण है, ऐसा आपका रूप बन जाएगा। एकदम सिंपल है, केवल सूत्र याद रखना है, शर परे विसर्जनीय है, इतना याद रखना है। अर्थ है विसर्ग के बाद में शर परक खर हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। आप चाहें तो इस तरह से नोट कर सकते हैं, उदाहरण लिख लो। 2 उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबके? ऐसे एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं हम, कोई भी समझ सकता है। अब बीएसटीसी के लिए तैयारी करने वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और रीट वाले तो पढ़ ही रहे हैं, और सेकंड ग्रेड का कोर्स तो हम चला ही रखा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड ग्रेड है, रीट है, बीएसटीसी, पीटीईटी है, स्कूल स्तर के विद्यार्थी हैं, और फर्स्ट ग्रेड तक आप इसमें से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको आगे एक वार्तिक बता रहा हूं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं इधर साइड में बता दूंगा, क्योंकि ये आपके सामने लिखा रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। मैं यहां इसमें इधर साइड में लिख दूंगा, यहां देखिए इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है उस वार्तिक में। तो यहां वार्तिक समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं वार्तिक समझा रहा हूं आपको। देखिए ये हमारा वार्तिक रहेगा, यहां लिखेंगे इसको, खर परे शरी वा, खर परे शरी वा, विसर्ग लोपो वक्तव्य। ये क्या है? पूरी लाइन एक ही है, ठीक है। उधर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ये हमारा वार्तिक है मित्रों। तो इस तरह से मित्रों ये हमारा वार्तिक हो जाता है, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है, खर परे शरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्य। बात समझ गए? इससे जुड़ा हुआ है, इस वाले सूत्र से इसका संबंध है। कैसे? अब इसका अर्थ समझो आप। इसका अर्थ है मित्रों, यहां पर देखिए विसर्ग आ गया। हमने कहा कि सब जगह विसर्ग तो आपको ध्यान में रखना ही है, विसर्ग को आप नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर विसर्ग के बाद में आपको क्या देखना है? यहां हमने कहा कि शर पर खर, ये वाली कंडीशन बताई हमने। अब यहां पर इस कंडीशन को उल्टा कर दो आप, यानी कि यहां ऐसे कर दो शर और आगे कर दो खर। कंडीशन समझ में आ गई होगी, यानी कि यहां पर पहले शर मिलेगा, फिर आगे आपको खर देखना है, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन है तो आप विसर्ग का लोप कर लेना। क्या कर लेना? लोप। लेकिन ये वाला काम विकल्प से होगा भैया। किससे? विकल्प से होगा। ये हमारा वार्तिक कह रहा है, खर परे शरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्य, यानी कि आपका खर परक शर हो तो विसर्ग लोप कहना चाहिए विकल्प से। बात समझ में आई? ये अर्थ लिख लो आप। विसर्ग के बाद में खर परक शर हो तो विकल्प से विसर्ग लोप हो जाता है।
अब एक बार जब लोप हो जाएगा उसके बाद में आगे जो भी संधि का काम प्राप्त होगा वो भी आपको करना होगा। जैसे मैं यहां पर उदाहरण समझाता हूं, राम है धन स्थाता, स्थाता, ये उदाहरण देखिए आप, राम है धन स्थाता। हमने कहा कि आपको विसर्ग मिलेगा, मिल गया। हमने कहा कि भाई शर मिलेगा, शर में आपको पता है तीनों ही से आते हैं, तो यहां पर हमारे लिए से मिल रहा है ये वाला, तो एक आपका शर में आता है। फिर कहा कि भाई खर मिलना चाहिए, तो यहां मिल रहा है था, स्थाता, ठीक है, ऐसे लिख रहा है ना, देखो ऐसे, ऐसे है ये, समझना, ऐसे है। थोड़ा और मैं साफ इसको लिख देता हूं दोबारा से, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो यहां पर थे मिल रहा है जो कि खर है, तो कंडीशन बिल्कुल मिल चुकी है, तो आप विसर्ग का लोप कर लोगे। जैसे ही विसर्ग का लोप करोगे रूप बन जाएगा रामस्थाता, ऐसे, क्लियर, रामस्थाता रूप बन गया आपका। तो इस तरह से मित्रों हमारा ये वाला रूप बन जाता है। क्लियर हो गया सबके। अब आगे यदि कोई संधि का काम प्राप्त हो रहा है तो वो भी आपको करना है। इससे पहले हमने एक नियम बताया था विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का, तो वो काम यहां प्राप्त हो रहा है शर परे होने पर, ठीक है, शर परे विसर्जनीय, तो यहां पर आपका शर परमेय है, तो आप विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर लेंगे, तो आप बना लेंगे विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करके राम है स्थाता, ऐसे ही बनेगा कि नहीं। एक बार आप विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी प्राप्त हो रहा है तो यहां पर बना लेंगे राम स्थाता, ऐसे। तो यहां पर कुल मिला के आपके 3 रूप बन जाते हैं, ऐसे आप देख लो आराम से। राम है धन स्थाता, सबसे पहले हमने विसर्ग का लोप किया इस वाले वार्तिक के आधार पर। अब ये वार्तिक जो है विकल्प से करता है, तो हमने बना लिया राम है स्थाता। उसके बाद में हमने यहां पर शर परमेय है इसलिए हमने विसर्ग को विसर्ग कर दिया, ये वाला रूप बन गया। फिर हमने विसर्ग को से कर दिया तो ये वाला रूप बन गया। इसी तरह एक और उदाहरण लेके लिए, हरि ही स्फुरंती, हरि ही स्फुरति, ऐसे लिख लो हम, हरि ही धन स्फुरति। तो सेम कंडीशन है, यहां पर विसर्ग मिल रहा है, इधर आपका से मिल गया, फिर आपका फे आपका खर में आता है। तो वही काम करेंगे आप, सबसे पहले विसर्ग का लोप करेंगे, हरि इस फुरति, हो गया। इसके बाद में आप विसर्ग को विसर्ग करें, हरि ही फुरति। उसके बाद में विसर्ग का आप से करें, बनाएंगे हरिस फुरति। इस तरह से इसमें भी आपके 3 रूप बन जाते हैं। तो ऐसे करके मित्रों यहां पर हमने आपको दोनों चीजें एक साथ बता दी हैं। ये तो हो गया सूत्र शर परे विसर्जनीय, यानी कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होता है। तो देखो हमने विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर दिया, ये वाला सूत्र काम कर रहा है। आगे हमने विसर्ग को से कर दिया, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो यहां वार्तिक भी आपको समझ में आ गया होगा, सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट कर लो, अच्छे से लिख लो, क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है इसमें। वैसे मैं बाद में आपको एक बार समराइज कर दूंगा पूरा का पूरा, पूरी इस विसर्ग संधि को, इसमें क्या क्या नियम है, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा कि भाई इसमें विसर्ग का ये काम होता है। लिखिए इसको, नोट करिए। चलिए मित्रों, अब हम अगला सूत्र आपको बताते हैं जी। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सूत्र मैंने लिख दिया है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी अर्थ सहित आपको बताऊंगा और फिर आगे आपको जो अपवाद वाले हैं वो भी आपको समझाऊंगा। सूत्र है हमारा कुपबोह कपौच, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। सूत्र का अर्थ समझिए सबसे पहले। यहाँ देखो कु लिख रहा है, इधर पू लिख रहा है, ये पे आधा और वे दिख रहा है ना, ये पू है, यानी कि इधर कु और पू, यानी कवर्ग है इसका मतलब पवर्ग है। तो अर्थ हो जाएगा इसका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विसर्ग के बाद में, ठीक है, विसर्ग हो गया। विसर्ग के बाद में यदि कवर्ग या पवर्ग मिले तो, कवर्ग या पवर्ग मिले तो विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूलीय वर्ण या फिर उपदमानीय वर्ण हो जाता है। और कैसे होगा? विकल्प से, और ये कार्य होगा विकल्प से। बात समझ में आई? अब देखो यहां पर
जिह्वा मूल्य तब होगा जब सामने आपको क वर्ग मिलेगा, ठीक है। उपधमानीय तब होगा जब सामने आपको पवर्ग मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि विसर्ग के बाद में यदि आपको क खे यानी कि कवर्ग का वर्ण मिलता है तो आपको विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य करना है। यदि आपको पवर्ग मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर आपको उपधमानीय करना है। जिह्वा मूल्य उपधमानीय दोनों आप जानते होंगे। यदि क और ख से पहले इस तरह से अर्ध विसर्ग दिखें तो इसका नाम है जिह्वा मूल्य। समझ गए बात को? यदि यही अर्ध विसर्ग पे और फे से पहले इस तरह दिखाई देते हैं तो इसका नाम है आपका उपधमानीय। क्या नाम है? उपधमानीय। ये इसका अर्थ है, बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है। तो इसके उदाहरण समझते हैं। देखिए हमारा पहला उदाहरण है कह धन करोति। कह धन करोति। अब यहां पर आप देखेंगे मित्रों, यहां पर आ रहा है आपका विसर्ग, आगे आपको क्या मिलना चाहिए? कवर्ग या पवर्ग मिलना चाहिए। तो यहां पर क आ रहा है तो आप क्या करेंगे? ये जो सूत्र है ये सूत्र करता है जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, लेकिन ये विकल्प से करता है। इसका मतलब इसके अलावा और भी काम हो सकता है। यथा प्राप्त, जो भी संधि का काम प्राप्त हो रहा होगा वो हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप करेंगे, यहां पर देखो कवर्ग मिल रहा है तो यहां पर हम करेंगे जिह्वा मूल्य। हमने जिह्वा मूल्य कर दिया इस तरह से, तो यहां पर अर्ध विसर्ग लगा दिया। ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। इस तरह से देखो आप, ये जो चिन्ह लग रहा है ना, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है ये, ठीक। आगे जब हम नहीं करेंगे एक बार तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। हमने आपको सूत्र पढ़ाया है शर परे विसर्जनीय है, ठीक है। तो वहां पर बताया कि खर यदि आगे है तो आप विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर लेंगे। जैसे हमने उदाहरण बताया क धन इत्सरुहु। इसके अलावा घना घना घन है प्लस क्षोभण है। इस तरह का उदाहरण हमने आपको समझाया था। आगे समझ सकते हैं। देखिए आप यहां आगे देखो, दूसरा हमारा उदाहरण है मित्रों, पहला उदाहरण हो जाता है, सेकंड नंबर पे है राम है धन खनति। यहां विसर्ग आ रहा है, यहां खे आ रहा है, तो यहां पर होगा जिह्वा मूल्य। तो यहां देखेंगे आप जिह्वा मूल्य हमने कर दिया है, ये देखिए। और जब नहीं करेंगे तो यहां एक बार विसर्ग हो जाएगा। एक बार हमने विसर्ग कर दिया है। आगे चले आप, यहां पर बालक है पठति। अब यहां पर देखो पे आ गया, ये अब पे आ गया ना, तो यहां पर आप करेंगे उपधमानीय। क्या करेंगे? उपधमानीय। तो यहां देखेंगे आप अर्ध विसर्ग कर दिया, और जब नहीं करेंगे एक बार तो विसर्ग हो जाएगा। आगे चलिए कह धन फलति। यहां पर देखो फे आ रहा है, मतलब पवर्ग आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा उपधमानीय करना है। तो यहां हमने अर्ध विसर्ग किया, उपधमानीय बना दिया। आगे जब नहीं करेंगे एक बार तो विसर्ग करना है। आगे देखो ये एक उदाहरण और है, वृक्ष है फलति। यहां पर देखें ये विसर्ग है, आगे फे आ रहा है तो उपधमानीय करना है। ये हमने कर दिया, और जब नहीं करेंगे तो विसर्ग कर दिया। ऐसे करके मित्रों हमारा सूत्र कंप्लीट हो जाता है। कुपवो कपौचे। बात समझ में आनी चाहिए। विसर्ग के बाद में आपको यदि कवर्ग का वर्ण मिलता है, यदि पवर्ग का वर्ण मिलता है, तो आप विसर्ग को हटा करके क्या कर देंगे भैया? आधा विसर्ग कर देंगे। इसी का नाम हो जाएगा, यदि आधा विसर्ग कै खे से पहले करोगे तो नाम हो जाएगा जिह्वा मूल्य, और आधा विसर्ग यदि पे और फे से पहले करोगे तो नाम हो जाएगा उपधमानीय। इतना ही आपको समझना है। ये जो सूत्र काम करता है ये विकल्प से करता है, इसीलिए इसमें दूसरा रूप बन रहा है। जो भी संधि का काम प्राप्त होगा वो भी यहां काम करेगा। तो यहां पर हमने एक नियम बताया, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग वाला, वो आपको यहां पर लगा देना है। इस तरह हमारा ये सूत्र कंप्लीट हो जाता है। मित्रों अब तक हमने जो भी सूत्र बताए हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं सत्व संधि के अंदर, लेकिन इसमें कुछ अपवाद और भी हैं जो कहीं पर मतलब आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा, जितना हमने बताया है इसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आपके रीट तक का सारा मैटर कवर हो जाएगा। फिर भी हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी प्रश्न आपका छूटे, इसलिए उन अपवादों को भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा। एक बार केवल अपवाद नियम के हिसाब से बताऊंगा, मैं सूत्र आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सूत्र तो इतने ही आपको समझने हैं। ठीक है, तो चलिए उन अपवादों को भी देख लेते हैं, कई बार वहां से भी प्रश्न बन सकता है।
तो चलिए इतना नोट करें और विशेष और अपवाद वाले समझते हैं। चलिए देखिए मित्रों, यहां पर मैं आपको अपवाद या विशेष नियम आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए मैंने यहां पर लिख दी है, जिससे कि समय हमारा कम लगेगा। एक दो और बचे हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। इसके बाद में कहीं पर भी कुछ भी आपको अलग से नहीं मिलेगा, फिर सारा कुछ इसी में आ जाएगा, बाहर इससे आएगा नहीं। कहीं भी कोई भी यदि सवाल आया तो इससे अलग नहीं मिलेगा आपको। देखिए अपवाद के रूप में हमने यहां पर सबसे पहला नियम लिखा, नमे है या फिर पुरः है। इसके बाद में यदि आपको कवर्ग या पवर्ग का वर्ण मिलता है, अर्थ समझ लो, नियम क्या है वो समझ लो। इधर है कि गति संज्ञक यदि आपका नमः मिले या फिर आपका पुरः मिले, ठीक है, दोनों में विसर्ग लगा हुआ है। आगे इनके आगे यदि आपको यहां कवर्ग या पवर्ग का कोई वर्ण मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप इसमें जो विसर्ग दिखाई दे रहा है नमे का और पुरः का, उसके स्थान पर से कर लोगे। ये हमारा नियम नंबर 1 हो गया अपवाद वाला। क्लियर है सबके? अब उदाहरण भी मैंने लिखे हैं साथ में, देखिए नमः धन करोति, यहां पर नमे और पुरः दोनों पद मिलेंगे, आगे कवर्ग और पवर्ग मिलेगा। तो यहां पर देखिए करोति मिल गया, ठीक है। अब उदाहरण आप और भी देख सकते हैं, इसमें कोई नियम वो नहीं है दिक्कत वाली बात, केवल नियम ध्यान रखना है आपको। तो यहां क्या बनेगा बताइए, नमस्करोति ऐसा रूप बन जाएगा। यहां पर है पुरः करोति तो बन जाएगा पुरस्करोति, इस तरह से। यहां है पुरस्कारम ऐसे बन जाएगा। तो ये तीनों उदाहरण आपके बन जाते हैं, और भी उदाहरण बना सकते हो। ऐसे तरीका समझ में आ गया तो कितने भी बनाओ आप। चलिए दूसरा अपवाद वाला नियम ये कह रहा है, देखो तिरह शब्द है, तिरह शब्द के बाद में यदि क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द मिले आपको, क्री धातु से बनने वाला शब्द, जैसे कि कृतम है, कृति है, कर्ता है, कार या कर्णम, इस तरह के जो शब्द आपको मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में आप तिरह में जो विसर्ग दिख रहा है उसको से कर लोगे विकल्प से। कैसे करोगे? विकल्प से करोगे, मतलब एक बार करोगे एक बार नहीं करोगे। तो इस तरह दोस्तों इसका अर्थ आपको समझ में आ गया नियम नंबर 2 का। तिरह के बाद में यदि क्री से बनने वाले कोई शब्द मिलते हैं तो विसर्ग को से कर लेंगे विकल्प से। विकल्प से करने का मतलब है कि 2 रूप। चलिए दोस्तों अब दूसरा वाला जो हमारा अपवाद वाला नियम है, इसके उदाहरण को समझते हैं, ठीक है। एक एक उदाहरण आप समझ जाना। देखिए तिरह के बाद में क्री से बनने वाला शब्द मिल गया हमें, ये मिल गया कार है। तो आप क्या करेंगे, विसर्ग को हम बना देंगे से, तो बना लेंगे तिरस्कार है, इस तरह से बन जाएगा। अब जब नहीं करोगे तब क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा तिरह कार है, ठीक है। आप लिख लेना, यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहां हो जाएगा तिरह कार है, इस तरीका से, ठीक है। सेकंड है हमारा तिरह करोति, यहां बन जाएगा तिरस्करोति। क्या बन जाएगा? तिरस्करोति। और जब एक बार हम नहीं करेंगे से तो बन जाएगा आपका तिरह करोति, यानी कि विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा। सेम कंडीशन है तिरह कृतम, यहां बन जाएगा तिरस्कृतम, ऐसे, ठीक है। और जब नहीं करोगे तो एक बार विसर्ग छोड़ना है, मतलब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। अब कैसे होगा ये तो हम बता चुके हैं आपको, बार बार बताएंगे नहीं, यहां पर आपको भी ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारा दूसरे वाला नियम कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 ये कह रहा है, देखिए कंडीशन मैंने यहां लिख दी है, ये शॉर्ट तरीका है, ये दिमाग में फिट कर लो आप। विसर्ग से पहले आपको ए दिखना है, ए स्वर, ठीक है। विसर्ग से पहले ए स्वर की कंडीशन मिले आपको, और विसर्ग के बाद में पाश, कल्प, के और काम्य, ये 4 शब्द आपको मिलने चाहिए। यदि मिलते हैं इनमें से कोई भी शब्द, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर से कर लेंगे। ये हमारा अपवाद नियम नंबर 3 हो गया। क्लियर है सबके? विसर्ग से पहले ए स्वर देखना है और विसर्ग के बाद में पाश, कल्प, के, काम्य, इनमें से कोई भी शब्द आपको देखना है तो विसर्ग के स्थान पर से कर लोगे। जैसे उदाहरण समझो, ये देखो इस सब जगह विसर्ग लगा हुआ है, ये 4 उदाहरण हमने लिखे हैं।
तो विसर्ग से पहले आपको ए स्वर मिलना चाहिए। अब देखो पय लिखा हुआ है, पय है, यहां पर ये जो है इसमें ए स्वर है, यशय में आपको ए स्वर दिख रहा है, इसका मतलब विसर्ग से पहले ए स्वर मिल गया, बाद में आपको पाश कल्प के काम में मिलना चाहिए। तो देखो पाश मिल गया, कम मिल गया, कैसे कम बना है, कल्प मिल गया, काम्यति मिल गया, ठीक है, काम्य से काम्यति हो गया। अब आप क्या करोगे, विसर्ग को से बना दो बस, तो यहां बन जाएगा पयस पाशम, ठीक है, यहां बन जाएगा यशस कम, यहां बन जाएगा यशस कल्पम, यहां बन जाएगा आपका यशस काम्ययति। इस तरह से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। आगे चलिए, अगला हमारा नियम है, देखो विसर्ग से पहले आपको ई या उ देखना है मित्रों, ई या उ, ठीक, और विसर्ग के बाद में क या ख मिले या पे या फे मिले, ठीक है, तो आप विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार करोगे, ये ध्यान रख लेना आप अच्छे से, मूर्धन्य शकार करोगे। विसर्ग से पहले यदि आपको यहां ह्रस्व ए मिलता तो हमने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको नियम देखना है, लेकिन 4 शब्द आगे बता रखे हैं। यहां कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले ई उ देखना है, बाद में कै खे या पे फे देखना है, तो आप क्या करोगे, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार कर दोगे, सीधा सिंपल है। तो बना दोगे यहां पर, देखो इधर सर्पी ही विसर्ग दिख रहा है, सर्पी ही विसर्ग है, आगे पाश कल्प कल्प कम दिख रहा है, यानी कि कै खे पे फे में से कुछ भी मिल रहा है, तो मिल रहा है, तो यहां बना लेंगे सर्पिश पाशम, ऐसे, ठीक, यहां बना लेंगे आप सर्पिश कल्पम, यहां बना लेंगे आप सर्पिश कम, ठीक है। इस तरह से मित्रों यहां पर हमने अपवाद वाले 4 आपको नियम बता दिए हैं, चारों आपके समझ में आ जाने चाहिए, ये बहुत ही मोस्ट है, चाहे कोई भी एग्जाम देना, फिर आप गलत नहीं हो सकता है सवाल। इसीलिए हम क्या है, थोड़ा सा आपको मतलब समय यहां लग रहा है हमारा, क्योंकि हम पूरा मैटर आपको दे रहे हैं, कुछ भी छोड़ने का हमारा प्रयास नहीं है, जो भी हम बताएंगे यहां पर सारा कुछ बताएंगे, अच्छे से बताएंगे और बहुत ज्यादा आपको मैटर दे देंगे, जिससे कि कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहां से आ गया, क्योंकि इससे बाहर आएगा नहीं फिर आपका, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, 1-2 और बताऊंगा बस, उसके बाद में हमारा सत्व संधि का कार्य पूर्ण हो जाएगा। चलिए मित्रों, अपवाद नियमों में अगला नियम हम आपको बता रहे हैं 5 नंबर, ठीक है। 2 नियम और हमारे हैं, इसके बाद में संपूर्ण हो जाएगी हमारी ये वाली संधि। देखिए यहां नियम है द्वि त्रिहि चतुहु, इन शब्दों के बाद यदि क ख प फ इनमें से कोई वर्ण मिलता है तो यहां जो विसर्ग दिख रहा है द्वि में, त्रिहि में, चतुहु में, उसको मूर्धन्य शकार करोगे विकल्प से। बात समझ में आ रही है, यानी विकल्प से करने का मतलब है एक बार करोगे, एक बार आपका विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, ऐसा यहां समझना है, ठीक है। तो मूर्धन्य शकार करोगे आप सीधा, तो यहां देखेंगे आप द्विहि करोति, तो यहां करोगे आप दुष्करोति, इस तरह से मूर्धन्य शकार करोगे। फिर एक बार नहीं करोगे तो उस स्थिति में आपका विसर्ग का विसर्ग ही रहना है, तो आप यहां लिख देंगे विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करके इन तीनों को बना लेंगे आप, ठीक है ना। यहां थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप खुद बना सकते हैं। इसी तरह त्रिधन करोति है, तो यहां बन जाएगा त्रिष्करोति, इस तरह से। ऐसे यहां चतु है तो बन जाएगा चतुष्करोति, ठीक है। अब मैंने यहां पर दोस्तों ये तीनों बना दिए हैं, यहां पर द्विहि, आगे करोति है तो विसर्ग जो दिख रहा है इसका मूर्धन्य शकार कर देना है, ये देखो मूर्धन्य शकार हो गया, यहां पर त्रि है मूर्धन्य शकार हो गया, चतु है मूर्धन्य शकार हो गया। यहां हमने 2 उदाहरण लिख रखे हैं आपको, ये क्या है, ये अपवाद हैं, यानी इसके भी अपवाद हैं ये मतलब ये हुआ कि चतु के बाद यदि कपालय शब्द मिलता है, धनु के बाद यदि कपालय शब्द मिलता है, तो यहां सिर्फ एक ही रूप बनेगा, यहां आपका 2 रूप नहीं बनेगा, यहां सिर्फ एक बनेगा, यानी कि इस विसर्ग के स्थान पर आपको मूर्धन्य शकार कर लेना है, बस इतना ही रूप बनेगा। दूसरा रूप जो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो रहा था वो नहीं बनेगा, यानी नित्य रूप से होगा ये काम फिर। तो यहां पर आप एक ही रूप बनाएंगे सिर्फ, यानी विसर्ग को आप बना लेंगे जैसे चतुष्कपाल है, इस तरह से केवल एक ही रूप बनेगा। यहां धनुष कपाल है, सिर्फ एक ही रूप बनेगा ऐसे। तो ये 2 हमारे शब्द अपवाद वाले हैं, इस वाले नियम के भी अपवाद वाले हैं ये, ठीक है ना।
ऐसे ध्यान रखना है आपको। क्लियर? आगे चलो, ये लास्ट नियम है हमारा। अधः और शिरः शब्द मिले, इसके बाद में पद शब्द मिले, पद, ठीक है, पद, तो आप क्या करेंगे, यहां जो विसर्ग दिखाई दे रहा है इसको आप से करेंगे, ठीक है, विकल्प से करेंगे। तो एक बार आप विसर्ग का विसर्ग ही छोड़ देंगे, ठीक है, यानी विसर्ग का विसर्ग हो जाएगा एक बार, और फिर इस नियम से हमारा विसर्ग का से बन जाएगा। कहने का मतलब दो आपके यहां पर रूप बनेंगे। कैसे? देखिए, अधः है, हमने कहा कि अधः मिले या शिरः मिले, आगे आपको पद शब्द मिले, दोनों में पद मिल रहा है, तो यहां बना लेंगे अधस्पदम, ठीक है, एक बार बना लेंगे अधः पदम, ऐसे। क्लियर? दो रूप बन गए आपके। ये आपका इस नियम से हो रहा है, और ये जब ये वाला नियम नहीं करेगा काम तब ये होगा, विसर्ग को विसर्ग हो जाएगा। कैसे होगा ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यह है शिरश पदम, शिरश पदम, और इधर बन जाएगा आपका शिरः पदम। देखिए, सभी चेक कर लो एक बार अच्छे से, आप एकदम अच्छे से समझना सारा कुछ, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संधि का टॉपिक आप देखेंगे तो हर एग्जाम में संधि से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, इसलिए अच्छे से समझना है, अच्छे से क्लियर करना है, फिर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमने आपको दोनों नियम बता दिए हैं, यानी कि 5 नंबर और 6 नंबर टोटल हमने यहाँ पर अपवाद वाले आपको 6 नियम बता दिए। एक एक को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थी दोस्तों हमारी सत्व संधि। अब इसके बाद में उत्व संधि है, रत्व संधि है, विसर्ग लोप संधि है, विसर्ग लोप दीर्घ संधि है। ये हमारे 5 भाग हमने बताए थे विसर्ग संधि के अंदर। लगातार आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, अभी जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। यहाँ पर भी हमारा कोर्स चल रहा है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अच्छा लगता है तो लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, एक छोटा सा काम आप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।